कंटेनर लिया, इसमें पिस्टन फिक्स है। अभी देखो ये कुछ ग्राफिकल कंटेंट में बताने वाला हूं आपको, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो आपने पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग। ये पिस्टन है, इसमें कोई गैस है, इसमें प्रेशर क्या एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर कौन सा एग्जर्ट हो रहा है, मान लीजिए वो प्रेशर है P1। यहां से जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर है बेटे, इनिशियली इस पे प्रेशर है P1, तो कैन यू से दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो पिस्टन ऐसे है, अंदर का गैस का प्रेशर एक पुट होगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुट होगा, पिस्टन में मूवमेंट नहीं है, पिस्टन एक ही जगह फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर का गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, P1 लिख रहा हूं। कोई कष्ट यहाँ हो तो बोलिएगा बेटा लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब क्या किया, वही एम मास का ब्लॉक जो हर बार आपने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए पढ़ा है, वो एम मास का ब्लॉक उठाया और इस पे रख दिया। रखने के साथ ये पिस्टन आ गया नीचे। मान लो ये पिस्टन पहुंच गया यहाँ, पिस्टन यहाँ पहुंच गया। कब पहुंचा, जब इस पे एक एम मास का ब्लॉक हमने रख दिया, इस पे रख दिया कितना, एम मास का। ठीक, तो यही पिस्टन यहाँ पहुंच चुका है। अब इस पिस्टन के बारे में सोचो आप, पिस्टन में मूवमेंट सीधे यहां से यहां हुई, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज इट, एक स्टेप में हो रहा है, तो मैं इस प्रोसेस को क्या बोलने वाला हूं, कौन सा, इरिवर्सिबल। अब सुनिए बेटा, स्टार्टिंग में इसका प्रेशर P1 है, मैं इस वॉल्यूम को ले लेता हूं बेटा लोग V1। ठीक, अब एट दिस टाइम इसका प्रेशर हो गया P2। क्या हो गया प्रेशर इसका, यहां पर अब इसका प्रेशर हो गया P2, तो अब इसका वॉल्यूम मैं ले लेता हूं कितना, V2। मतलब इनिशियल प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और फाइनल प्रेशर P2 वॉल्यूम। अच्छा ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ जो P2 है ये ग्रेटर है P1 से। P2 की वैल्यू क्या है बेटा लोग, ग्रेटर है P1 से। और P2 कितना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं P1 प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस m ब्लॉक ऑफ मास, m मास ऑफ ब्लॉक, बोल सकते हैं ना। तो बताइए m मास का ब्लॉक कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना इसका होगा, फोर्स इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, वेट कितना होगा, दैट इज mg। नहीं समझ में आया बोलना है, रोकना है मुझे, ठीक है। तो मास कितना इसका m, तो वेट कितना हो गया mg, और वेट भी तो एक तरीके का फोर्स ही ना है बेटा। तो क्या मैं इसका प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस m ब्लॉक में लिख सकता हूं mg बाय a। कल ही बताया था ये, जो कि आप लोग हवा हवा में बातें करके निकल गए थे लोग, तो सोचे थे कि चलो यार ये तो ऐसे ही है। देखो अब यहां से समझो इंपॉर्टेंट चीज, तो P2 इज ग्रेटर देन P1 और P2 की वैल्यू आ रही है P1 प्लस mg बाई a। a क्या है यहाँ, a इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा, इस बर्तन का, इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मैंने यहाँ बनाया था कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो कि ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। ठीक बच्चे, अब देखिए कैसा प्रोसेस बोला आपने इसको, इरिवर्सिबल। और अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस लेता हूं, बेटा लोग ध्यान देंगे, थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। इफ आई एम टेकिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, देन व्हाट इज द वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, आपको बोलना है। आवाज नहीं आ रही, मैं ऊंचा सुनता हूं मैं। हाँ, वर्क डन इसका हो गया माइनस P। अब देखो बेटा ये P कौन सा लोगे आप, ये दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये प्रेशर मैं कौन सा लेने वाला हूं, विच टाइप ऑफ प्रेशर, ये P1 लूंगा कि P2 लूंगा, P2। क्यों, फाइनल प्रेशर लेना होता है। ये P है, P एक्सटर्नल, जो बाहर से हम इसको प्रेशर दे रहे हैं। तो बाहर से प्रेशर कितना दिया, P1 के कारण तो पिस्टन वही था, P2 के कारण वॉल्यूम में चेंज हुआ बेटे। तो मैं फाइनल प्रेशर को यहाँ कंसीडर करता हूं हमेशा। मतलब यहाँ का P जो होगा वो P क्या होगा, दैट इज P2। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। P1 कभी भी कंसीडर नहीं करना है, कौन सा कंसीडरेशन में आएगा, P2। और P2 है तो डेल्टा V, डेल्टा V यहाँ कितना है, V1 से हो गया है V2, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये V2 माइनस V1 है। अच्छा यहाँ आपको दिख रहा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, देखो चेक करो, फाइनल इज V2, इनिशियल इज V1, तो V2 फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिया, लेकिन V2 छोटा है, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा। और ये नेगेटिव हो गया, बाहर में नेगेटिव, तो ये वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। अरे बोलो, और वर्क पॉजिटिव क्यों आया, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम है। आप कंप्रेस कर रहे हो ना, कंप्रेस कर रहे हो तो वर्क ऑन द सिस्टम है ना। अगर सिस्टम वर्क करता,
गैस वर्क करता तो पिस्टन को तो ऊपर उड़ा देता, ये प्रेशराइज करता, ये प्रेशर देता तो पिस्टन तो उड़ जाता ऊपर, अगर ये रुकने वाला कुछ नहीं लगा हो सीधे उड़ जाता ऊपर। ये तो मैं प्रेशर दे रहा हूं ना उस पे, पिस्टन को प्रेशराइज कर रहा हूं, तो पिस्टन को प्रेशराइज कर रहा हूं मतलब क्या, गैस को प्रेशराइज कर रहा हूं। आई एम डूइंग वर्क एट द गैस, एट द सिस्टम, एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव की नेगेटिव, एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ये वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। क्लियर हो रही है बातें बेटा लोग? इसीलिए प्लस आए, वो अपने आप आ जाएगा माइनस प्लस, तो आ गया प्लस। अब देखो मुझे इसका इनफैक्ट ग्राफ बनाना है, मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूं कि इसका ग्राफ कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा। तो अगर मैं इसका पीवी ग्राफ बनाऊं, बच्चे लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, थोड़ा सा फोकस रहने की जरूरत है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाऊं तो प्रेशर का कौन सा फॉर्मेट तुमको दिख रहा है? यहाँ प्रेशर का फॉर्मेट दिख रहा है P1 P2, कौन सा बड़ा है? P2 बड़ा है। तो P2 बड़ा है तो यहां मैं ले लेता हूं P1 और यहां मैं ले लेता हूं P2। वैसे ही वॉल्यूम का क्या क्या फॉर्मेट है? V1 V2 है, क्या बड़ा है? V1 बड़ा है, तो यहां मैं ले लेता हूं V1 और यहां मैं ले लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये है वॉल्यूम एक्सिस पे V1 V2 V1 लिया, प्रेशर एक्सिस पे V1। मैंने क्या बोला आपको, वर्क निकालने के लिए आपको चाहिए प्रेशर P2। आप देखिए बेटा समझिएगा, जब प्रेशर P1 था तो इसका वॉल्यूम था V1, जब प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम था V1, यहां पर था पॉइंट, है ना? अब जब प्रेशर हो गया कितना? P2, तो वॉल्यूम P2 प्रेशर के कारण वॉल्यूम V1 से V2 पे आया। बोलिए, तो इसका ग्राफ हम कैसा प्लॉट करेंगे? अब ये देखेंगे आप, क्या ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है? मैं क्या बोल रहा हूं माइंड में लगे, कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल बोला आपने बेटा, ध्यान दीजिए, यही छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में चल के ना बहुत परेशान करेगा आपको अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो। अगर आपने इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक पॉइंट मैंने बोला था कि इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, याद कर। और वहां क्या था रिवर्सिबल में? वेरिएबल प्रेशर। तो वेरिएबल प्रेशर में तो प्रेशर फिक्स नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस लेता हूं जहां पर प्रेशर में कर रहा हूं कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट करने का क्या मतलब? डेल्टा पी जीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूं आइसोबैरिक प्रोसेस है? अरे बोलो बेटा लोग, तो आइसोथर्मल तो है ही, साथ साथ आइसोबैरिक है। और आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ क्या होगा? अगर पीवी ग्राफ में बनाऊं आइसोबैरिक के लिए, तो प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? अरे तब तो प्रेशर फिक्स होगी बेटा। एकदम बिल्कुल क्लियर रखो दिमाग में, दिक्कत है पूछना है, रुकना है मुझे, ये आपका काम होगा। बिल्कुल क्लियर, अगर पीवी ग्राफ है और आइसोबैरिक में बना रहा हूं तो प्रेशर एक्सिस के सीधे परपेंडिकुलर ग्राफ नहीं बना दूंगा, आइसोबैरिक नहीं हो जाएगा। आइसोकोरिक बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? वॉल्यूम के परपेंडिकुलर बना दूं, आइसोकोरिक हो जाएगा। आइसोथर्मल इसका ग्राफ बनाऊं, कैसा होगा? क्या दो टांगे? रेक्टेंगुलर हाइपर बोला देखो, अरे पीवी ग्राफ है, टी क्या दो टांगे क्या बोल रहे थे? डॉट कहां से? मुझे लगा कि वो वैसे करके बना। टेम्परेचर तो यहाँ मैंने बोला आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए कौन सा ग्राफ बना रहे हो? पीवी, कैसा होगा? बॉयल्स लॉ हो गया ना बेटा, सीधे सीधे रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, तो वो चीज तो वैसे देखेंगे। लेकिन ये प्रोसेस जो मैं इरिवर्सिबल ले रहा हूं, आपके दिमाग में भी क्या चलना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? मैं यहां लिख दूं आइसोबैरिक, तो कोई दिक्कत आपको? क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये आप पहले ही जान चुके हो। तो एट कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक हो गया तो ग्राफ लाइन कैसा? प्रेशर के, तो कैसा? अब देखो ये V1 ये P2 ऐसा कुछ ले रहा हूं मैं, P2 का ये एक्सिस बढ़ा देता हूं, P1 का भी एक्सिस बढ़ा देता हूं, V1 को भी ऐसे ही कर लेता हूं और V2 का भी यही काम हो जाएगा। ठीक है, अब ज्वाइन करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। थोड़ा सा मिटा देता हूं, लाइन ही मिल जाती है। अब देखो ग्राफ हमारा क्या है? P2 के कारण
ये क्या था, ये P2 था ना। P2 के कारण वॉल्यूम V1 से V2 पे आया, मतलब सिंपली हमारा जो ग्राफ हो जाएगा ना बेटा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं ऐसे बना देता हूं पहले, लेकिन ये ग्राफ लाइन ऐसे ग्राफ लाइन का मतलब क्या है, ये है हमारा ग्राफ। P2 के कारण ग्राफ, प्रेशर P2 के कारण ग्राफ कहां से कहां, वॉल्यूम कहां से कहां पहुंचा, वॉल्यूम V1 से पहुंच गया, ये ग्राफ हुआ। तो आप बताइए इसका एरिया अंडर द कर्व हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। इधर हो गया, कोई नहीं, चलता है। ये ग्राफ यहां से चला, कोई नहीं, समझ गया ना, ये इस पॉइंट से चला इस पॉइंट तक पहुंचा, ये ग्राफ लाइन है, ठीक। P2 के कारण इसका वॉल्यूम भी मतलब, देखो ना आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ कि नहीं, चेक करो आप, नहीं समझ रहे हो आप। प्रेशर P2 के कारण ही तो बेटा मैंने क्या बोला है कि यहां पर हमेशा लेना होता है हमने P फाइनल, ध्यान रखिएगा। ये P एक्सटर्नल P2 जो लेंगे, ये कौन सा प्रेशर लेंगे, फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर तो यहाँ P2 है ना, तो P2 के कारण वॉल्यूम V1 से V2 पे चला गया, तो ग्राफ लाइन ऐसे होगा, एरो ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो रही है बातें, आप सुनिए इसको बताओ। V1 से V2 हो गया ग्राफ, ये ग्राफ लाइन। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसका वर्क डन निकालो, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, क्या मैं इसका एरिया निकाल लूं। अगर मैं पॉइंट ले लूं, इसको A, इसको पॉइंट ले लेता हूं B, ये वाला पॉइंट है C, ये वाला पॉइंट है D, तो एरिया इसका वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, एरिया ABCD हो जाएगा। एरिया ABCD इसका वर्क होगा कि नहीं, आप करके देखो क्या आता है। एरिया ABCD P2, एरिया ABCD निकाल रहा हूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा ना बेटा, तो ये ब्रेथ ले रहा हूं मैं P2, तो क्या मैं बोल रहा हूं, ये लेंथ ले रहा हूं इसकी P2, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी V1 माइनस V2, समझ रहे हैं। तो P2 और इनटू में क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। देखो यही फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, वो अलग बात है कि प्लस माइनस तो हम बाद में देखेंगे ना कि कैसे चल रहा है। प्लस माइनस में देखो आप ये कैसे चल रहा है, अगर ऐसा जाता तो कैसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अप होता है, तो सीधे सीधे मैं प्लस बोलूंगा। तो मोड फॉर्म में ये निकालते हैं, मोड फॉर्म में तो एरिया आ गया, बाद में देख लेते हैं प्लस माइनस, तो मुझे दिख रहा है कि ये प्लस है और ऊपर से भी प्लस आया। देखो कैलकुलेशन दोनों का सिमिलर आ रहा है कि नहीं, चाहे मैं ऐसे निकालूं, ये से फॉर्मूला ये आ रहा है, तो मेरा दूसरे तरीके से निकालूं तभी तो वही आना चाहिए, तो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, मतलब सही कर रहे हैं आप। तो ग्राफ इसे ही बनाया है आपने, कुछ समझ में आ रही है बात, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है आइसोबैरिक। क्लियर है ये। तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज एरिया ऑफ ABCD। क्लियर है बेटा। अब सुनो, इसी एक स्टेप को अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप्स में तब्दील करना शुरू करूं तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल से बदलता जाएगा रिवर्सिबल में। मैंने एक स्टेप में किया था, उसको 1 2 3 4 इनफाइनाइट स्टेप में कर दूं तो क्या हो गया, वो रिवर्सिबल। तो मैं क्या करता हूं, इनफाइनाइट स्टेप न लेके मैं 2 स्टेप में दिखाता हूं बेटा। बेटा समझिएगा, मैं आपको एक अभी एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अभी उसको जनरलाइज भी करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इरिवर्सिबल में एक ही स्टेप में, जैसे मान लो कि यहां से कोई इमरजेंसी कॉल आ गई आपके घर से, मैंने बोला बेटा घर भागो, कुछ इमरजेंसी है, आप यहां से भागे, सीधे अपने घर पहुंचे, सीधे अपने घर जाके रुके, पैदल दौड़ के गए, मान लो आस पास में घर है तो ठीक है, 200 300 400 मीटर पे, सीधे यहाँ से भागे घर पहुंचे, ठीक। एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहाँ छुट्टी होती है, आराम से जाते दोस्तों के साथ, भाई यहाँ से यहाँ घर जा सकते थे 10 मिनट में, तो ऐसे ना जाके चल उस रास्ते से चलते हैं, थोड़ा पिज्जा बर्गर खाते हुए फिर वहाँ पहुंचे, तो ये आराम से आप वहीं पहुंचे। पहुंचना घर ही, चाहे आप ऐसे भाग के जाएं, चाहे आप टहल के जाएं आराम से। तो एक बार ये हुआ कि आप यहाँ से सीधे घर पहुंचे भागते हुए, घर पहुंचते हालात क्या होंगे ये समझ सकते हैं, आपके हालात, जवान बाहर होगी, सांस तेज चल रही होगी, भाग के जा रहे हैं, ऐसा ही होता है, अरे होता है नहीं होता है ऐसे, तो ये होता है।
दूसरी कंडीशन क्या है कि आप यहां से घर ही पहुंचे, सुन तो बेटा, आप यहां से घर ही पहुंचे लेकिन आराम आराम से जा रहे, गए यहां रुके, पिज्जा खाया, आगे गए बर्गर खाया, फिर घर पहुंचे। आप ये बताओ, एक बार में भगा के घर पहुंचा दिया आपको और आप रुकते हुए घर गए, किस स्टेप में, मैं ऐसे ही कुछ जनरलाइज करके समझा रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन गलत ना हो, बाकी इसका साइंटिफिक और तो मैं यहाँ दे ही रहा हूं, किस स्टेट में आपका एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, कब लगेगा कि मैं थक गया हूं? जब एकदम भाग के गए उस समय आपको लगेगा कि एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा हो गया, एनर्जी का लॉस ज्यादा हो गया, थक गया। आराम आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप एक स्टेप में पहुंचे, प्रोसेस कौन सा, वर्क डन ज्यादा। आप इनफाइनाइट स्टेप में पहुंचे, 2-3 स्टेप में पहुंचे, कौन सा प्रोसेस, वर्क डन, याद रहेगा। मतलब अगर कहीं लिख दे कि वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड वर्क डन इन इरिवर्सिबल, व्हिच इज मोर, वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल, वही मैं समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। समझिए, अभी ग्राफ से क्लियर हो जाएगी, ये आप साइंटिफिक लॉ दे रहा हूँ, ये तो चीजें याद हो गई आपको। एक बार भाग के जाएंगे, एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा होगा, ठीक। मतलब कौन सा प्रोसेस था वो, इरिवर्सिबल। मैं स्लॉट वाइज गया, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वर्क डन कम हुआ क्योंकि एनर्जी का लॉस कम हो रहा है। मैं बार बार पहले भी बोल चुका हूं कि एनर्जी के लॉस को इक्वल करना है किसके, वर्क। क्लियर है बात। अब क्या करते हैं बेटा, इसी एक स्टेप को हम 2 स्टेप में बदलते हैं, इनफाइनाइट स्टेप छोड़ देते हैं, 2 स्टेप करते हैं। भाई 2 स्टेप किया, 3 स्टेप किया, 4 स्टेप किया, ऐसे करते करते इनफाइनाइट स्टेप कर देंगे तो हो जाएगा रिवर्सिबल। अब उतना नहीं जाना, 2 ही स्टेप से काम चल रहा है, ये मत सोचना कि 2 के बाद 3 बताने वाले, तो 4, ऐसा नहीं, 2 ही स्टेप करना, एक स्टेप में हो गया काम ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को दूसरे स्टेप में लेके आ रहा हूं, 2 स्टेप में लेके आ रहा हूं, मतलब इस m मास के ब्लॉक को 2 पार्ट में तोड़ दिया, m/2 m/2, 2 मास में। एक बार रखा m/2, पिस्टन थोड़ा नीचे आया, फिर रख दिया दूसरा वाला m/2, फिर पिस्टन वहीं पहुंच जाएगा जहां पहुंचा। क्लियर हो रही बातें। तो देख बेटा, इस प्रोसेस को, इस कंटेंट को अगर मैं 2 स्टेप में लेके आऊं तो क्या होगा, और फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा। शुरुआत में तो पिस्टन यहां है, चल ये वाला डायग्राम थोड़ा थोड़ा ज्यादा मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंटेनर सेम है, सेम कंटेंट कर रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डायग्राम मेरा थोड़ा अलग अलग बन ही जाता है, मैं कितनी भी कोशिश करूं सिमिलर बनाने की नहीं बनता मेरे। तो ये इस पे प्रेशर कितना है बेटा लोग, इस पे प्रेशर कितना है पहले, P1, और ये वाली वॉल्यूम कितनी है, V1, P1 पे V1, ठीक है। ओके, नाउ अब हमने क्या किया, इस पे रख दिया एक m मास का ब्लॉक, m मास का ब्लॉक रखा, m मास का नहीं, बेसिकली m/2, तो ये पिस्टन मान लो यहां पहुंच गया, पिस्टन यहां पहुंचा कब, जब इस पे मैंने m/2 का ब्लॉक रखा, कितना मास रखा इस पे, m/2, पढ़ पा रहे हैं, m/2, इस ब्लॉक का मास है m/2, उस ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, m/2 रखा, तो m/2 रखा, तो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि यहां पर जो प्रेशर है, ये प्रेशर है P इंटरमीडिएट, INT बीच का प्रेशर, इसको फाइनल स्टेज में पहुंचना है, P इंटरमीडिएट है। तो बताइए P इंटरमीडिएट पे ये वॉल्यूम को मैं क्या लिखने वाला हूं बेटे लोग, V इंटरमीडिएट, INT इंटरमीडिएट, इन बिटवीन रोका। फिर हमने क्या किया, m/2 ब्लॉक तो था, अब दूसरा भी जो m/2 बचा है उसको भी उठा के रख दिया, तो ये ब्लॉक अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली तो इसको यहीं पहुंच जाना है ना, जब प्रेशर इस पे P2 है, अरे बोल रहा बेटा लो, और इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, ये वाला वॉल्यूम कितना है, V2, वही वाली कंडीशन में पहुंच गया, फाइनली P2 V2 पे ही पहुंच जाएगा। अरे आ रही बात समझ में। अब देख जरा बेटे, अब इस पे ब्लॉक जो है वो ब्लॉक किसके साइज का है, इस पे अब 2 ब्लॉक आ गए, एक ब्लॉक, और इसके ऊपर मान लो ये दूसरा ब्लॉक, m/2 रख दिया हमने, समझ रहे हैं ना, मतलब टोटल मास हो गया m, कितना, m/2 प्लस m/2, वो डायग्राम थोड़ा छोटा है वहां नहीं दिखा सकते, m/2 प्लस m/2, दोनों ब्लॉक रख दिए, वहीं पहुंच गया। अब इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ये 2 स्टेप में किया है, इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, और ग्राफ कैसा, ग्राफ वैसा ही बेटा जो हमने वहां बनाया, P वर्सेस V का कर्व। अभी आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा इसका रिजल्ट, आप लोग खुद बोलोगे कि सर हाँ जो आपने बताया वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है, ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, समझेगा बेटा।
प्रेशर यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P1 है, मैं बीच में कोई ले लेता हूँ PINT, INT बोले तो इंटरमीडिएट, बीच का स्टेप, ठीक है। प्रेशर P1 से P इंटरमीडिएट पे गया, P इंटरमीडिएट से P2 पे गया, क्लियर है। वॉल्यूम को भी वैसे ही लोकेट कर लेते हैं, यहाँ पर है हमारा V2, यहाँ पर है हमारा V1 और यहाँ पर ले लिया मैंने VINT, V इंटरमीडिएट। कोई दिक्कत? समझिए बेटा। अब जरा मुझे बताइए, आप ये सेकेंड स्टेप को भूल जाइए बेटा, लोग जरा ध्यान दीजिए अच्छे से समझिए। आप सेकेंड स्टेप को भूल जाइए, आप फर्स्ट स्टेप को लेके बनाइए ग्राफ कैसा बनेगा। आप फर्स्ट स्टेप को लेके ग्राफ बनाएंगे कि वो ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है। फर्स्ट स्टेप मतलब यहां से यहां तक को समझना है, इसको भूल जाओ, सेकेंड वाले स्टेप को भूल जाओ। P1 से प्रेशर कितना हो गया? P इंटरमीडिएट। तो एक ही स्टेप आप ले रहे हो ना, एक स्टेप लोगे तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? यू आर टेकिंग सिंगल स्टेप, यू आर डूइंग द compression in single step. If you have taken m/2 at the piston, मतलब m/2 मास रख दिया पिस्टन पे, m/2 ही रखा, उसी को बस सोच रहे हैं। तो एक ही स्टेप में पिस्टन यहां से यहां पहुंच गया कि नहीं? बोलो। और पिस्टन यहां से यहां पहुंचा, मैं एक ही स्टेप को अगर सोचूं तो प्रेशर कितना है बेटा लो? P इंटरमीडिएट। वहीं P एक्सटर्नल की जो मैं बात कर रहा हूं, तो यहां जो मैंने P2 लिखा है उसकी जगह क्या होगा? PINT और इंटू डेल्टा V। और डेल्टा V क्या? डेल्टा V हो जाएगा V1 से V इंटरमीडिएट। बोलो बोलो। तो V1 से V इंटरमीडिएट किस प्रेशर पे? P इंटरमीडिएट आएगा। ये आ रहा है कुछ यहाँ और ये आ रहा है कुछ यहाँ। मैं ऐसा कुछ ग्राफ बना लूं, कुछ समझ में आ रही बात? ये V1 से V इंटरमीडिएट पे पहुंच गया P इंटरमीडिएट प्रेशर से, मतलब फर्स्ट स्टेप। कुछ समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? एक स्टेप में ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। V1 से V इंटरमीडिएट गया, डायरेक्शन हमारा ये होगा। क्लियर हो रही है बातें? सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में अब क्या करो, आप इनिशियल स्टेज को भूल जाओ। आप सोचो कि पिस्टन यहां है पहले, और मैंने एक ही स्टेप में कुछ मास रख के इसको यहां से यहां पहुंचा दिया। मतलब एक स्टेप सोचना है, नहीं समझ रहे हो आप? पहले ये स्टेप पहुंचा, अब इस स्टेप को नहीं सोचना, अब इस स्टेप को सोचो। सोच लो कि इनिशियली पिस्टन यहां था, अब इस पे m/2 प्रेशर रख के मैंने इसको यहां से यहां भेज दिया। तो बता बेटा, यहां भी तो एक ही स्टेप सोच रहे हो, तो कैसा प्रोसेस सोचोगे? इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल सोचोगे तो प्रेशर कांस्टेंट। अब सेकेंड स्टेप में भी इंटरमीडिएट से फाइनल स्टेज में पहुंच रहे हैं, एक ही स्टेप सोच रहे हैं। एक स्टेप में उसमें प्रेशर क्या लेने वाले हो? प्रेशर लेने वाले हो P2। और P2 प्रेशर से ये वॉल्यूम कहां से कहां पहुंचा? V इंटरमीडिएट से V1 पे पहुंचा। बोल बेटे। तो ये V इंटरमीडिएट और ये P2 यहां है, और ये V2 पे पहुंच गया यहां। मतलब ये ग्राफ बन गया जी ऐसा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस वन दिस वन दिस वन। ये ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं बताओ? और कुछ दिक्कत लगे तो बोलो। मतलब P इंटरमीडिएट प्रेशर के कारण ये V1 से V इंटरमीडिएट पे आया, और फिर मैंने प्रेशर बढ़ा के P2 कर दिया, तो ये V इंटरमीडिएट से पहुंच गया P2 पे। मतलब P इंटरमीडिएट और P2 के बीच में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये आइसोकोरिक ग्राफ बन गया, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर हमने P2 किया, V इंटरमीडिएट से पहुंच गया वो V1। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अब सोच बेटा, अब सोच, अब आ रहा है इसका मैं वर्क निकाल लूं, तो इसको एक्स एक्सिस से मिला दूं, इस टोटल इसका प्लॉट करूंगा तो एरिया वर्क आ जाएगा कि नहीं? और इधर ये टोटल प्लॉट करूंगा इसका ABCD का, तो वर्क आ जाएगा कि नहीं? अब जरा सोचो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। यहां से इसको अगर मैं आगे बढ़ा के ऐसा कर देता तो ये पूरा ABCD है कि नहीं? ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट C, ये वाला पॉइंट D। आप उस ग्राफ को इस ग्राफ से कंपेयर करो, ये ABCD होगा कि नहीं? मैं पूरा ऐसे ही ले रहा हूँ, ग्रीन लाइन अपने आप से बनाया, ऐसे ही कुछ बनाया। ग्राफ तो ये है रेड लाइन, रेड लाइन ग्राफ है हमारा, लेकिन मैंने ऐसे ही कुछ ग्रीन लाइन समझाने के लिए आपको बताया। आप बताओ जो ABCD लिखा है वही ABCD है कि नहीं? AB P2 पे है और CD 0 पे है, V1 से V2 है कि नहीं है? इसी बीच में ना कुछ पार्ट आ गया था जो हमने पार्ट इसमें ग्राफ में प्लॉट कर दिया। तो आप बताइए उस ABCD में से
कुछ पोर्शन यहां से कट करके मैं निकाल दूं तो इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं, है ना। उस ABCD में से वो ग्रीन वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, उतना कट कर दूं तो ये ग्राफ बन जाएगा। मतलब यहां तो मुझे इतना ही एरिया निकालना है, मुझे ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, ये वाला पार्ट इतना ही चाहिए। ये इतना आया कहां से, अगर उससे मैं कंपेयर करूं तो वहां से इतना कट करके निकाल दूं तो ये आ जाएगा कि नहीं। तो बता किसका एरिया ज्यादा, उसका कि इसका। वो कौन सा प्रोसेस है। और इसको एक स्टेप से बढ़ा दिया तूने, 2 स्टेप को कंपेयर कर लिया। अगर मैं 3 स्टेप कर लेता, 4 स्टेप कर लेता, 5 स्टेप कर, इसको इनफाइनाइट स्टेप पे लेके चला जाता तो ये ग्राफ और छोटा होता जाता कि नहीं। यहां से यहां, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये और एरिया घटती जाती कि नहीं। तो जैसे जैसे मैं स्टेप बढ़ाऊंगा एरिया घटेगी कि नहीं घटेगी। और एरिया ही तो वर्क दे रही है बेटा, एरिया ही तो वर्क दे रही है। एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एरिया, इसका प्रेशर वॉल्यूम का एरिया हमको क्या देता है, वर्क देता है। और बताओ कि जैसे जैसे मैं स्टेप बढ़ाऊंगा इसका एरिया घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलो। घटेगा, एरिया घटेगा जी। तो एरिया घटेगा मतलब वर्क घटेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल। तो मेन कंक्लूजन मेरा यही है कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल जो होते हैं बेटा, वर्क डन इन इरिवर्सिबल जो होता है वो ग्रेटर होता है वर्क डन इन रिवर्सिबल। लेकिन कैसे, किस पार्ट के लिए, ये पार्ट किसके लिए हमने लिया है, ये पार्ट लिया है कंप्रेशन के लिए। किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर और नॉट। क्योंकि जैसे जैसे मैं स्टेप बढ़ाता जाऊंगा, इनफाइनाइट स्टेप कर दूं, वो हो जाएगा हमारा रिवर्सिबल। और एरिया घटती जाएगी मतलब वर्क घटता जाएगा। तो इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा, रिवर्सिबल का वर्क कम। कौन सा कंडीशन है, कंप्रेशन। वही चीज मैंने बोला है आपको कि एक बार भगा दूं आपको और आप स्टेप में घर जाओ पहुंचो तो भगाया जाए तो उस स्टेप में आपकी एनर्जी ज्यादा लूज होगी। और वही है वर्क डन इरिवर्सिबल, जो सीधे आपको याद करा दिया था कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल। और उसी का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझाया। जल्दी से छाप लो इसको आप। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब आप लिखो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग लिखो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे बोलो मत, बोलने का राइट सिर्फ मेरा है, आप सिर्फ सुनो, जब दिक्कत लगे तो बोलो और बात ना करो। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, ये हर जगह जो लॉ पढ़ते हैं आप, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ते हैं ना, इसमें भी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ही पढ़ना है। लेकिन जब फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ दे दिया गया तो एक बेसिक लॉ लोगों को लगा कि दे देना चाहिए, छूट गया था। तो फर्स्ट लॉ तो दे दिया था, तो उस लॉ को इन्होंने दे दिया, नाम दे दिया जीरोथ लॉ। तो ये जीरो से स्टार्ट होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पे एंड। तो पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दे दिया गया था तो लगा कि नहीं यार ये जीरो, ये भी लिख देना चाहिए। तो उसको जो है फोर्थ तो कर नहीं सकते थे, एकदम बेसिक है, तो उसको जीरोथ लॉ कर दिया। तो आप स्टार्ट करें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट डाउन। अब फालतू का लॉ है, लिख देना ब्रैकेट में फालतू का लॉ, कभी नहीं पूछने वाला लॉ। ये लिखने के लिए बोला है, बोलना नहीं है। शांत रहिए आप लोग। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए बेटा, इसने क्या बोला कि अगर कोई सिस्टम ए बच्चा ध्यान दे, अगर कोई सिस्टम ए सिस्टम बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि दो बॉडीज को अगर मैं कांटेक्ट में लेके आऊं और दोनों में हीट का ट्रांसफर ना हो। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप। जैसे अगर मान लीजिए फ्रिज बॉटल निकालते हैं आप, उस बॉटल को टच करेंगे तो आपको लगेगा ना ठंडा है। ठंडा होने का रीजन मतलब आप कैसा क्यों फील होता है कि ठंडा है, क्योंकि हीट एनर्जी का फ्लो आपके पाम से उस बॉटल की तरफ होती है। पाम का टेम्परेचर ज्यादा, बॉटल का टेम्परेचर कम। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमेशा एनर्जी का ट्रांसफर होता है। चाय का कप है, गर्म है, उसको टच करके देखिए, आपको लगेगा क्या गर्म है। गर्म होने का मतलब क्या है, मतलब हीट का फ्लो चाय के कप से आपके पाम की तरफ हो रही, समझ रहे हैं। और अगर कोई चीज आप छुए, दोनों पाम को टच करो,
दोनों पाम, दोनों हाथ पॉकेट में थे, निकालो दोनों पाम को टच करो, खुश रहो। तो क्या कंडीशन है, दोनों पाम को टच करेंगे तो क्या आपको लगेगा कि कहीं से कहीं हीट का ट्रांसफर हो रहा है? दोनों से इक्वल गर्म या ठंडा लगेगा, है ना? तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं कि ये दोनों सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अगर बेटा ए कोई बॉडी में ले रहा हूं और इधर मैं ले लेता हूं बॉडी बी और इधर ले लेता हूं बॉडी सी, अगर ए बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। तो समझ रहा है बेटा लोग, ए से बी के बीच कोई हीट का ट्रांसफर ही नहीं है भाई, कोई एक्सचेंज ही नहीं है। हीरो क्या मैं तुझे बोल रहा हूं, नाम क्या है तेरा? तो परेशान है तू? परेशान है कि परेशान कर रहा है लोगों को? 11th में हो आप लोग, जिंदगी मरने की बात कर रहे हैं, लेटर की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है? शांत रहो, पढ़ो यहाँ। तो ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है बेटा लोग, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर बात कर रहे हैं, अरे थोड़ा शांत हो जाए, पढ़ाने दे मुझे भाई। तू लोग तो अपना काम सही से कर नहीं कर रहा, मेरा काम सही से करने दे मुझे। ए बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ना फ्लो हीट का ए से बी में हो रहा है ना बी से ए में हो रहा है, और ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो क्या मैं बोल सकता हूं बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? तो इसमें बात क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि 5 = 3 + 2 एंड 5 = 4 + 1, तो 4 + 1 = 3 + 2, बात तो एक ही है। तो ये लॉ क्या है? फालतू का लॉ है, कभी नहीं पूछेगा आपसे। लिख लीजिए 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिखिए व्हेन अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद, हेडिंग डालो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिखो व्हेन अ बॉडी ए, व्हेन अ बॉडी, बॉडी के जगह सिस्टम लिखो तो अच्छा लगता है, बॉडी थोड़ा, सिस्टम लिखो। व्हेन अ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद, व्हेन अ सिस्टम ए इज इन, ए कैपिटल लिख देना बेटा, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद B and C respectively, या separately, A is in thermal equilibrium with B and C separately, B and C separately, अलग अलग, then B and C will be in thermal equilibrium also, then B and C will be in thermal equilibrium also, B and C will be in thermal equilibrium also. ठीक है, लिख लिया? तो इसको इतना ही छोड़ना है बेटा, इसको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, मतलब ये ऐसे ही है जानने के लिए। मेन है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिससे हमारे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लिखें आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये कुछ देर चलने वाला है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं, बहुत सारे इक्वेशन आएंगे और डेरिवेशन आपको एकदम एक लाइन में बताऊंगा मैं, और ये डेरिवेशन आपके स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होगा बेटा। जो इसके डेरिवेशन है फर्स्ट लॉ से निकल के कितने फॉर्मूले आते हैं, वो फॉर्मूले की डेरिवेशन डायरेक्ट पूछ देते हैं आपसे, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका दूसरा नाम है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, और में लिख देना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और स्टेटमेंट आप खुद लिख लो, बचपन से रटते हुए आ रहे हो इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रटते हुए नहीं आ रहा 7th 8th क्लास से? क्या? मास एनर्जी, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू, छापो जल्दी छापो। Energy can either be created nor be destroyed, it can be converted into one form to another. तो पढ़ा हुआ है, बोलना है क्या मुझे? नहीं जानता। It can be converted into one form to another only. Energy can neither be created nor be destroyed, it can be
changed or it can be converted into one form to another. ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है, ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। ठीक बेटा, अब सुनिए, समझिए इसको। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका प्रूफ बता रहा हूँ। इसका प्रूफ भी पूछता है आपसे, लेकिन इसका प्रूफ आप दूसरे तरीके से हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फिजिक्स में अलग तरीके से प्रूफ करेंगे, यहाँ हम प्रूफ करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के मैनर में। तो बेटा ध्यान दीजिए, इसका प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इसका प्रूफ क्या है। मान लीजिए कि एक कंटेनर लिया मैंने, बच्चा लोग ध्यान देना थोड़ा, एक सिस्टम लिया मैंने, ये सिस्टम है, सिस्टम में कुछ गैसेस भरे हुए हैं। मान लीजिए कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है E1। E1 कैसा ले रहा हूं मैं? E1 ले रहा हूं मैं इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको दी थी ना बेटा, क्या होता है? एनर्जी एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अच्छा, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने समझाया था आप लोगों को, क्या नहीं बताया? कोई बात नहीं। E1 इसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, जबकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं बेटे कि इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमने लेट कर लिया कि इसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल वाली कितनी है? E1। अब हमने क्या किया? अब देखो यहीं से चीजें थोड़ी बदलती हैं। मैंने वर्क डन और हीट एनर्जी का साइन कन्वेंशन आपको बताया था ना, जो फिजिक्स में कुछ और होगा, केमिस्ट्री में उल्टा होगा। हालांकि ये उल्टा सीधा भी नहीं है, ये मेन रेफरेंस पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। हम रेफर करते हैं सिस्टम को और फिजिक्स वाले रेफर करते हैं अपने आप को। रेफरेंस पॉइंट जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो अपने आप को लेके देखेंगे, और यहाँ जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हो सिस्टम को रेफरेंस पॉइंट लो, इसलिए डिफरेंस आता है। ऐसा कोई डिफरेंस एज सच है नहीं, ठीक है? और इसी डिफरेंस के कारण जो है हमारा साइन फिजिक्स और केमिस्ट्री में बदल जाता है। वर्क डन और हीट एनर्जी दोनों का साइन बदल जाता है, तो उसको थोड़ा आप लोग माइन्यूटली देखेंगे। मान लीजिए कि सिस्टम का E1 इंटरनल एनर्जी है इनिशियल। अब क्या है, इस सिस्टम को हमने थोड़ी एनर्जी देनी शुरू की, इसको हीट किया, इसको हीट एनर्जी दे दिया Q। बेटा ध्यान देना। और फिर इस सिस्टम पे कुछ वर्क किया, और वर्क किया W। तो जब मैं सिस्टम पे वर्क डन कर रहा हूं और सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहा हूं, तो दोनों का सिंबल प्लस की माइनस? प्लस। क्यों? सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। जब इतना काम हमने किया तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि इसकी इंटरनल एनर्जी हो रही है E2। देखा क्या? लेट किया, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? E2। दिस इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, और यू कैन से इंटरनल एनर्जी आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट यही है कि सम हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम एंड सम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो बेटा इसकी कुछ एनर्जी थी, तूने और इसको एनर्जी दी, कुछ वर्क भी किया इस पे, तो मैं सबको प्लस कर दूं तो फाइनल स्टेज के इक्वल होगा कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं समझ? इसकी कुछ एनर्जी थी, तुमने Q इसको और दे दिया, तो अब इसकी एनर्जी हो गई E1 प्लस Q, और तूने वर्क भी इसको दे दिया, तो इसकी एनर्जी हो गई E1 प्लस Q प्लस W। तो क्या E1 प्लस Q प्लस W E2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? मैं क्या बोल रहा हूं समझो। सिस्टम का एनर्जी फाइनली हो चुका है E2, तो E2 और इनिशियली है E1। E1 पे तूने कुछ हीट एनर्जी दी है तो प्लस कर दूं, और फिर कुछ वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो भी प्लस कर दूं? बोल बेटा। तो ये कंडीशन आई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W? और E2 माइनस E1 को मैं क्या लिखूंगा? क्या मैं लिखूंगा डेल्टा E? अच्छा, इसको डेल्टा E बोलूं चाहे डेल्टा U बोलूं, मैं पहले भी बोला था आपको कि इंटरनल एनर्जी को E या U दोनों से रिप्रेजेंट कर। छोटी छोटी चीजें हैं, जोड़ते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मतलब एकदम स्लो प्रोसेस में पढ़ो इसको, इसमें कुछ जल्दीबाजी नहीं करनी है। इस चैप्टर में, इस चैप्टर को खूब ध्यान से पढ़ो, तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत सारा पार्ट भी कवर हो जाएगा। और 12th में भी बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स, सब में यूज होगा इसका। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा आराम से पढ़िएगा। तो डेल्टा E क्या मैं लिखूंगा? Q प्लस W। तो आप देखो जरा, देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं? जितना मैंने एनर्जी का चेंज किया उतना ही उसमें चेंज आया कि नहीं? मैंने एनर्जी का चेंज बाहर से क्या किया है? इसको एनर्जी दी है Q, इस पे वर्क किया है W, तो मैंने बाहर से इस सिस्टम पे कितना चेंज किया है एनर्जी का? वो Q प्लस W है कि नहीं है? और उतना ही चेंज इसके इंटरनल एनर्जी में हुआ कि नहीं? मतलब बाहर से जो एनर्जी का हमने चेंज किया, that changes the internal energy of the system।
मतलब कि बाहर का जो सिस्टम का एनर्जी चेंज हुआ वो बदल चुका है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के कारण। कुछ डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, कुछ क्रिएट तो नहीं हुआ, बस ये फॉर्म इस फॉर्म में बदल गया। तो यही तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कुछ समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रूफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज बीन प्रूफ। ये प्रूफ बताया इसका कि डेल्टा ई जो है क्यू प्लस डब्ल्यू, हालांकि ये बस प्रूफ है। इससे हमें काम करना है, बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करना है, बहुत सारे डेरिवेशंस करने हैं। ठीक बच्चा लोग, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? इतना लिखने के बाद तब आप लिखेंगे नोट पॉइंट्स, यहां से कुछ चीजों को जाने, फिर हम आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जितने नहीं, सेकेंड लॉ अभी नहीं आएगा, टाइम है उसमें। फिर ये फर्स्ट लॉ की एक्सप्लेनेशन होगी पूरी, जितने इक्वेशंस आते हैं वो करेंगे, तब आएंगे हम सेकेंड लॉ। तो पहले आप इस पार्ट को लिखे, फिर नोट पॉइंट पे पहुंचे। नहीं, लिखते समय तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑन कर लीजिएगा अभी थोड़ा ये लीजिए। सक्षम, अरे मतलब नाम नमस्ते के लिए थोड़ी लिया है, बोला है। कैसा है? बात भी नहीं करता है आजकल तुम। हाँ भाई, ठीक है, हो रही है पढ़ाई उढ़ाई? चलो लिखो, जल्दी लिखो। समझ गया ना? ये बात समझ में आ रही है? बढ़े आगे बेटा लोग। कहाँ? लिख लिया ना सबने? अब देख बेटा, इस नोट पॉइंट्स में मैं 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताने वाला हूं जिसको यूटिलाइज करेंगे। अरे बेटा, इस नोट पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताने वाला हूं जिसको यूटिलाइज करेंगे इसको पढ़ने के लिए। सुनिए, अब वो पॉइंट क्या है? वो है हमारा हीट कैपेसिटी। नाम तो सुना ही होगा, नहीं? अरे नहीं सुना इसका नाम। दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सुना ही नहीं है इसको। और तीसरा है लेटेंट हीट कैपेसिटी। ये 3 टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर करनी है। अब सुनिए मेरी बात बेटा लोग, सुनिए फिर लिखिएगा। हीट कैपेसिटी क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट हीट कैपेसिटी? जलाने की जरूरत, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो आप उसको हीट करेंगे। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो उसको हीट एनर्जी देंगे ना भाई। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी देंगे वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। समझेंगे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मार्कर की मान लो मास 50 ग्राम है, इस पूरे मार्कर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री बढ़ा देना। अभी मान ले ये रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका टेम्परेचर मुझे कर देना है 20 से 21। तो क्या करूंगा? इसको स्पिरिट लैंप दिया, हीट करूंगा, तो कितनी एनर्जी मैं इसको दूंगा ताकि इसका टेम्परेचर 20 से 21 हो जाए। ये समझ रहा है? इसी एनर्जी को बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मार्कर। कुछ समझ में आ रही बात? अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए
अलग अलग मास होता है, अलग अलग बॉडी का हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो जितना हीट हम देंगे उस हीट को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। अब सुनो, ये तो बात हो गई हीट कैपेसिटी। दूसरी बात है, मतलब हीट कैपेसिटी मैटर डिपेंडेंट है। जैसे मान लो मैं 5 लीटर पानी ले रहा हूं और बोलूं कि बेटा इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दे, और दूसरी जगह एक ड्रम में पानी ले लिया 100 लीटर और बोला कि बेटा इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दे। बता तुझे एनर्जी किसमें ज्यादा देनी पड़ेगी, 5 लीटर वाले में, ड्रम में 100 लीटर पानी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना हो तुमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। 5 लीटर पानी हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना तुमको कम एनर्जी देना पड़ेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। 100 लीटर पानी थोड़ा देर में गर्म होगा। तो बेटा यहाँ हीट कैपेसिटी, क्या मैं बोलूं कि ये मास डिपेंडेंट है, तो इंटेंसिव की एक्सटेंसिव, अगर बोला जाए आपसे हीट कैपेसिटी तो मैं आपसे पूछूं कि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, क्योंकि हीट कैपेसिटी मास डिपेंडेंट होता है। बोल बच्चा लोग, समझ में आ रही है बात है ना। अरे सिस्टम बढ़ा दिया, मास बढ़ा दिया तो हीट कैपेसिटी बढ़ गई ना। अब ये तो हीट कैपेसिटी की बात की, पहले सुन लो फिर अच्छे से फिर लिखेंगे। अब बात करते हैं बेटे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि किसी सिस्टम का यूनिट मास लेके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, माइंड माई लैंग्वेज समझो, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो एनर्जी लगी वो सिस्टम का हीट कैपेसिटी है, और उस सिस्टम का यूनिट मास लूंगा मैं। यूनिट मास, अब ये फिजिक्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है यूनिट मास में, हालांकि वहां कंफ्यूजन इसलिए भी नहीं होती क्योंकि यूनिट मास में हर बार किलोग्राम में लेता हूं, ठीक है, और यहां भी कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि यहाँ यूनिट मास हम हमेशा मोल लेते हैं। तो देखते हैं क्या है यूनिट मास का मतलब। जैसे मान लीजिए 50 ग्राम का सिस्टम है, ये सिस्टम मार्कर की बात कर रहा हूँ, कितने ग्राम का, 50 ग्राम, तो इसका यूनिट मास क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। वहीं अगर 50 किलो का बॉडी होगा तो यूनिट मास 1 किलो, 50 क्विंटल का कोई सिस्टम होगा तो 1 क्विंटल। तो हालांकि 50 क्विंटल और 50 किलोग्राम हमारे केमिस्ट्री के लिए बहुत वास्ट है, हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं, हम ज्यादा बड़ी चीजों को नहीं पढ़ते, मतलब हमारे में मास बहुत कम लेते हैं। देखते हैं ना यहाँ मास हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत प्रिसाइज तरीके से पढ़ते हैं, छोटी यूनिट होती है क्योंकि हम स्टार्ट ही करते हैं एटम से जो कि दिखता नहीं, तो मास तो काफी कम होगा ना, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। तो इस कारण से सिस्टम जो भी होता है हमारा उसमें हम लोअर यूनिट्स को रखते हैं, प्रिसाइज यूनिट्स को। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि यूनिट मास ऑफ द बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो एनर्जी यूज हुआ। हीट कैपेसिटी पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे तो जो एनर्जी यूज हुआ, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट मास ऑफ द बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो एनर्जी यूज हुआ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक जगह 5 लीटर पानी, एक जगह 100 लीटर पानी, तो आपने बोला सर हीट कैपेसिटी 100 लीटर पानी की ज्यादा है, और आपने ये भी बोला, आपने ही बोला कि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आपने बिल्कुल सही बोला, ठीक। अब मैं बोलूं कि ये 5 लीटर पानी, ये 100 लीटर पानी, दोनों को हीट करना है, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता, सेम होगी, क्योंकि इस 5 लीटर में से भी 1 लीटर निकालने वाला हूं यूनिट मास, और इस 100 लीटर में से भी 1 लीटर निकालने वाला यूनिट मास, और दोनों है पानी, तो ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, तो दोनों को हीट करने में, टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में सेम एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या मैटर डिपेंडेंट है, कैसा प्रॉपर्टी हुआ बेटा, बिल्कुल सही। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मैं बात करूं तो हीट कैपेसिटी क्या हो गया, कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव है, उल्टा बोल गया, उल्टा बोला। इंटेंसिव, तो इंटेंसिव कौन सा होगा, जो मैटर डिपेंडेंट नहीं होगा वो ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इंटेंसिव एक्सटेंसिव में। अब देखिए हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ गए आप, बोलिए। अच्छा अभी नहीं समझ में आया तो लिख लीजिए, समझ में आ जाएगी। लिखिए हीट कैपेसिटी, फर्स्ट पॉइंट लिखिए हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बोलूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required, amount of energy required to raise temperature of system,
amount of energy required to raise temperature of a system by 1 degree Celsius. Amount of energy required to raise temperature of a system by 1 degree Celsius. Amount of energy required to raise temperature of a system by 1 degree Celsius. अब बताइए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो रहा है तो कितना केल्विन? 274. 1 केल्विन ही होगा बेटा, यही गड़बड़ करते हो आप। कभी भी जो चेंज होता है ना, चेंज सेल्सियस और केल्विन दोनों में से, मान ले, अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, मान ले ये सिस्टम लिया, सिस्टम का पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, अब इसको बढ़ा के तूने कर दिया 21 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? डेल्टा टी कितना हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस का। और अगर मैं बोलूं कि इसको केल्विन में बदलो तो टेम्परेचर का चेंज होगा, ये 1 केल्विन ही है, करके देख लो आप। 20 को अगर मैं केल्विन में बदलूं तो कितना हो जाए? 293 केल्विन। और 21 को बदलूं तो यहां भी चेंज कितना है? ये बच्चे बिल्कुल गलत करते हैं, ये गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने पूछा ये क्वेश्चन आपसे। कभी भी बेटा चेंज की बात आए ना तो सेल्सियस में और केल्विन में सिमिलर होता है। हम इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर को केल्विन में बदलेंगे, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को केल्विन में बदलेंगे, चेंज को नहीं, चेंज तो सिमिलर होगा। यहाँ सेल्सियस में भी चेंज सेम है और केल्विन में भी चेंज सेम है कि नहीं है? वो 1 डिग्री सेल्सियस को 274 मत लिख लेना, गड़बड़ हो जाएगी बात। क्लियर हो रही है ना बातें बेटा लोग? ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख लिया आपने? हीट कैपेसिटी ये हटाता हूं बेटा, अगले पेज पे चलते हैं। तो हीट कैपेसिटी का इनफैक्ट फॉर्मूला क्या होगा अब उसको देखो। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके मास को, जिसका एनर्जी हमने, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है 1 डिग्री सेल्सियस, एनर्जी देखिए। तो यहां पर Q क्या है? Q is the heat energy given to the system. Heat energy given to system. C क्या है? C is heat capacity. और डेल्टा T क्या है? दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। C है हीट कैपेसिटी, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर एंड Q इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड या गिवन टू द सिस्टम। अब यहां से देखो बेटा, अब आपको समझ में आ जाएगी बात कि अगर डेल्टा T की वैल्यू को मैं 1 कर लूं, 1 केल्विन कर लूं, तो ये C जो होगा ये Q के इक्वल होगा कि नहीं? यही तो डेफिनेशन लिखवाई है कि हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T 1 केल्विन लिखो चाहे 1 डिग्री सेल्सियस लिखो, डेल्टा T को मैं 1 कर लूं तो C Q के इक्वल हो गया कि नहीं? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब डेल्टा T Q ही है और डेल्टा T 1 ही है तो फिर मुझे डेल्टा T लेने की यहाँ फॉर्मूले में जरूरत क्या है? तो सोच बेटा, कभी भी इस सिस्टम का एनर्जी मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है तो प्रैक्टिकली 1 डिग्री पे रोक देना, बढ़ा के पॉसिबल नहीं है। परेशान हो रहा है क्या सब? परेशान हो रहा है? क्यों? खड़े हो जा जरा, खड़े हो बेटा, अभी परेशानी दूर करता हूँ तेरी, खड़े तो हो, तो खड़े हो ना, अगर कुछ परेशानी है वो दूर करूंगा, वो मेरा काम है, तू खड़े हो। अब भी परेशान हो रहा है? नहीं ना बेटा, 11th की वो टाइम है जब आप अपने कॉन्सेप्ट को एनहांस कर सकते हैं। थोड़ा समझिए और अच्छे से समझिए, दिक्कत लगे बोलिए। 12th में आने के बाद ये इस साल जैसा टाइम हर साल थोड़ी रहेगा। मतलब इस साल कोरोना काल था तो हर साल ऐसा ही टाइम थोड़ी रहेगा कि आप लोग फुल मस्ती करेंगे पूरे साल। सुनिए सुनिए, अगले साल स्कूल वाले आपको बहुत भगाने वाले हैं क्योंकि आप 12th में होंगे, नहीं जाना है। देखिए यहां, देखिए समझिए बच्चा लोग, देखो यहां तो डेल्टा T 1 केल्विन है। मान ले कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। मैंने स्पीड लैंप ऑन किया यहाँ, ओए हीरो, मैंने स्पीड लैंप ऑन किया, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए, 20 था 21 करने के लिए।
जब स्पीड लैंप मान लो कि 1 पे पहुंचने वाला था, मैंने स्पीड लैंप ऑफ कर दिया, तब तक पता चला कि उसका टेम्परेचर 1.1 बढ़ गया। फिर से स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद जब 20 पे आ गया, फिर 21 पे करना था, थोड़ा पहले ही बंद कर दिया, पता चला 0.9 ही बढ़ा। तो एग्जैक्टली 1 डिग्री बढ़ाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो साइंस ने ये क्लू ढूंढा कि जितना बढ़ता है बढ़ने दे भाई। 20 से अगर ये 25 पे चला गया कोई दिक्कत नहीं है, 5 डिग्री बढ़ गया ना। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना एनर्जी तुमने दिया है वो एनर्जी भी कैलकुलेटेड है, डिग्री भी कैलकुलेटेड है। तो 5 डिग्री में उतनी एनर्जी, तो 1 डिग्री में कितनी एनर्जी? मतलब मान लो कि सिस्टम का एनर्जी, एक सिस्टम है जिसका एनर्जी मैंने 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया बेटा, और एनर्जी लग गई मेरी 25 जूल की। तो बताओ 1 डिग्री में कितना एनर्जी लगेगा? 5 डिग्री सेल्सियस में 25 जूल, तो 1 डिग्री में कितना? यूनिटरी मेथड से कर लेंगे 25/5। ये 25 क्या है? हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। और ये 5 क्या है? ये टोटल डेल्टा टी है क्या? तो Q बाई डेल्टा टी ही C होगा कि नहीं होगा, इसलिए डेल्टा टी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। तो Q बाई डेल्टा टी क्या हो गया यहां पर हमारे पास? C। यही तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री बढ़ाने में जो एनर्जी लगी वही तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो C इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी। बताइए हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी? Q इज द हीट एनर्जी, तो इसकी यूनिट में जूल बोल सकता हूं, और डेल्टा टी में केल्विन इनवर्स लिख दूं तो कोई दिक्कत? तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर केल्विन। कोई कष्ट? लिख लो, छाप लो। लिख लिया? नाउ इसके बाद लिखिए बेटा, हेडिंग डालिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को लेके हमको आगे बढ़ना है। अच्छा, हीट कैपेसिटी जो तुमने हेडिंग डाला था उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखो, और जल्दी लिखो। लिखो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हेडिंग लिखो, फिर लिखो उसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, और इसी की जरूरत है बेटा आपको इस चैप्टर में। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, और कितना आराम से बोलूं बेटा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise temperature of, to raise temperature of, to raise temperature of unit mass of a body, unit mass of a body, unit mass of a body by 1 degree Celsius। ओए लड़ क्यों रहा है भाई? unit mass of a body by 1 degree Celsius। amount of energy required to raise temperature of unit mass of a body by, अरे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, किसने कितने का? यूनिट मास ऑफ द सिस्टम का बढ़ा रहे हैं ना। ये करके आ रहे हो तुम लोग? खड़े हो जाओ दोनों जरा। ओ कैपमैन खड़े हो जाइए दोनों, नाम मुझे याद नहीं है, दोनों खड़े होइए। क्या कर रहे हैं? क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? अब बोलते नहीं है। क्या हुआ? तू नहीं जानता क्या हुआ? कर क्या रहा है? लड़ाई कर रहा है दोनों बैठ के वहां। अच्छा लगेगा क्लास के बाहर कर दूं तो? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुझे अच्छा लगेगा? जाना है बाहर? हैं? दांत दिखा रहा है, फिर हंस रहा है। फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी सर, बोल लो आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ लेना बेटा, फायदा करेगा, बैठ जा। लेकिन इसके बाद ऐसे नहीं उठा के बिठाऊंगा मैं, सीधे उठा के बाहर। इस बात पे ध्यान रख। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लिया डेफिनेशन? फॉर्मूला लिख इसका बेटा लो। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M यहां मास है बेटा, यूनिट मास ले रहे हैं।
m को 1 कर दूं, डेल्टा t को 1 कर दूं तो c q के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। लेकिन यहां जो केमिस्ट्री में हमको लेना है वो लेना है बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या लेना है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब मैं क्या लेने वाला हूं, m की जगह क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा q इक्वल टू nc डेल्टा t। n यहां नंबर ऑफ मोल्स है। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना बेटा, ये दो तरीके का होता है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और इसी को हमको यूज करना है। इसको मैं लिखने वाला हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब मैं लेने वाला हूं अभी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा मैं लेने वाला हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा लोग थोड़ा अच्छे से समझिए, अब रुक जाइए, लिखना बंद करिए। मुझे लेना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब मैं क्या लिखूंगा इसको, ये लिखूंगा क्या, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। यही फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्टली। Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, फॉर्मूला लिख लिया। लेकिन मुझे इसको लेना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा ध्यान देगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये C को लिखते हैं बेटा CV, C को क्या लिखते हैं, CV, और Q को लिखेंगे QV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वही चीज मैं उधर चलूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा, इस Q को लिखेंगे QP और C को लिखेंगे CP। तो इधर है CV, उधर है CP, तो CV क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब सुन बेटा, ध्यान दे, कभी जब मैंने इंटरनल एनर्जी आपको पढ़ाई थी, इंटरनल एनर्जी लिखवाया था, उस वाले पॉइंट को लिखे, तो फर्स्ट क्लास की पे जाइए, रजिस्टर अगर पूरा साथ में है तो देखिए जरा इंटरनल एनर्जी में मैंने क्या लिखा है, एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है कि नहीं, चेक करो। इंटरनल एनर्जी लिखा है, एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देख बेटा, और ऐसे भी समझाया था तुमको बच्चा लोग। ओ हसमुख लाल, हसमुख लाल, देखा, अब देखा क्या कर क्या रहा है। हाँ पढ़ पढ़ बेटा। तो देखो, सुनो, समझाओ बेटा लोग, रुकिए थोड़ी देर, देखिए यहां अगर मैं QB लिखता हूं NCV डेल्टा T, तो QB है एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या मैं इंटरनल एनर्जी बोल सकता हूं? मैंने इंटरनल एनर्जी बोला था ना कि ये किसी बॉडी को यहाँ सरवाइव करने के लिए चाहिए, और बोला था कि अगर ये बॉडी टू बॉडी डिफर करेगा बेटा, एक एलिफेंट ले लूं मैं, अपने आप से कंपेयर करूं तो मेरे से ज्यादा इंटरनल एनर्जी उसकी होगी। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं? तो एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को मैं क्या बोलूंगा, क्या मैं इसको बोल सकता हूं डेल्टा U, बोल सकता हूं ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। लिख सकते हैं ऐसा कुछ, एक फॉर्मूला तैयार हुआ कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है उसको मैं डेल्टा U बोल सकता हूं। अब दूसरा फॉर्मूला देख बेटा, ये है एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब जरा एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसको देखो, चेक करो, सुनो। एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है कि दिस इज द प्रेशर गिवन टू द सिस्टम, ओ सॉरी, दिस इज द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एट अ फिक्स प्रेशर। ठीक है, समझेगा। अगर मान ले बेटा कोई रिएक्शन करा रहा हूं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, बनेगा रिएक्शन में तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनता है, ये कौन सी नई चीज बोल रहे हो सर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनता है। तो कोई भी रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूं, वहां रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा हूं, तो कोई भी रिएक्शन का ये प्रोसेस होता है कि वो फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे होता है। और ये भी आपको पता है कि रिएक्शन एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है। बोलिए बेटे, तो अगर मान लीजिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो मैं कुछ एनर्जी इसको दूंगा बाहर से, अरे दूंगा, तो इस केस में जो एनर्जी जो आप दोगे वो एनर्जी की वैल्यू प्लस होगी कि माइनस होगी? प्लस होगी, क्योंकि एनर्जी सिस्टम को आप दे रहे हो ना। तो इसी एनर्जी को लिखते हैं बेटा हम डेल्टा H। क्या लिखते हैं?
दिस इज चेंज इन एंथैल्पी। क्या लिखते हैं? तो क्या ये जो एंथैल्पी का चेंज हुआ ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है क्या? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है क्या? छोड़ो इसको, आप ऐसे सोचो, खाना पकाते हैं, ये एग्जांपल दिया था आपको डेल्टा एच। अगर मान लीजिए खाना पकाते हैं, प्रेशर कुकर यूज नहीं कर रहा, पतीले में चावल बना रहे, बताया था ना, तो पतीले में चावल बना रहे तो क्या उस समय हम थोड़ी ना प्रेशर मॉनिटर करते हैं किचन में हमने अपने कि मुझे इतना प्रेशर रखना है तब जाके चावल पकेगा? मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में कि चावल पका रहे हो तो यहाँ वैसा कुछ तो करना नहीं है, प्रेशर को मॉनिटर तो करना नहीं है। तो जब भी कोई एनर्जी तुम किसी सिस्टम को देते हो ना बेटा, तो जो वो एनर्जी का चेंज होता है वो एनर्जी होती है एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसी को हम बोलते हैं डेल्टा एच, जिसका दूसरा नाम है एंथैल्पी। तो ये जो एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर है ये क्या है? दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इज क्यूपी एंड दिस इज इक्वल टू एमसीपी डेल्टा टी। ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी नहीं रहेंगी मुझे बताइए? सीधे सेट रखिए दिमाग में कि एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो डेल्टा यू है। मैंने बोला था ना इस चैप्टर में 4 चीजें पढ़नी है, यूएचएसजी। तो एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया डेल्टा यू, और एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया डेल्टा एच। अभी मैं वो भी बता रहा हूँ कि एनर्जी एट कांस्टेंट वो ऐसा क्यों आया, इस फर्स्ट लॉ से डिराइव करेंगे उसको। अभी अब सीधे जान, समझ में आई बातें? ये छापो उसको, खत्म बात यहाँ पे। अब फिर से फर्स्ट लॉ पे आ जाएंगे आप लोग। अरे अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये खत्म की बात कर रहे हैं। लिखिए बेटा लेटेंट हीट कैपेसिटी। क्या जानते हैं लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या है? क्या बोला? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। आप जरा शांत रहिए आप लोग बेटे, ओए बच्चा लोग। अच्छा मान लीजिए कि पतीले में हमने पानी रखा, गैस चूल्हे पे रखा और थर्मोमीटर वहां पुट कर दिया। बेटा समझिए, गैस ऑन कर दिया, क्या होगा? पानी जैसे जैसे टेम्परेचर उसका गर्म होता जाएगा वैसे वैसे थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो अभी मैं बोल सकता हूं कि जो मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। आधे घंटे बाद तुम लोगों का मतलब सिस्टम काम नहीं करते हैं ये? हाँ वही 1-1.5 घंटे बाद जब अब और आप, अच्छा ये आप लोगों को ये भी पता है कि जो भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो की क्लास लेनी है तो ये क्लासेस मेरी 5-6 घंटे चलनी है, पूरी क्लास, ओवरऑल क्लास आपकी 5-6 घंटे चलनी है ना। तो 5-6 घंटे तुम पढ़ो या झेलो, तुमको पढ़ना तो है। आज 4 क्लासेस, इंग्लिश भी है, तो 5-6 घंटे तो यहाँ बैठना है, पढ़ना तो है। अब वो तो तुम और ज्यादा पढ़ा रहे कि इतने, अरे बच्चों इतने टाइम तुमको पढ़ना है। क्या? चलिए शांत हो जाइए बच्चा लोग, बिल्कुल भी शांत। अरे बच्चा लोग शांत, बज भी नहीं रहा है। तो सुनो, लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होती है? अगर किसी सब्सटेंस को मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। थर्मोमीटर रखा हमने पानी के ऊपर, मतलब पानी रखा पतीले पे, पतीले में पानी रख के हमने गैस चूल्हे पे रखा, गैस ऑन कर दिया, बात नहीं बिल्कुल भी, उसको हीट कर रहे हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते तो थर्मोमीटर हमारा मेजरमेंट देगा कि 100 तक गया, ठीक। तो वहां जो हीट एनर्जी दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो मैं हीट एनर्जी इसको दे रहा हूँ, गैस ऑन किया है जो इसको एनर्जी दे रहा हूँ, वो क्या कर रहा है? वो काम ये कर रहा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, 100 के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो अब तुम सोचोगे अरे अब क्या हो रहा है इसके साथ? अभी भी मैं एनर्जी दे रहा हूं इसको, लेकिन टेम्परेचर 100 पे जाके रुक गया।
तो रुक गया तो उसके बाद क्या होना है, वेपराइज हो रहा है, तो फेज चेंज होना है, उसका स्टेट चेंज होना है बेटा। तो किसी सिस्टम का स्टेट चेंज होने में कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट और जो एकदम कॉन्जिक्यूटिव स्टेट है, किसी सिस्टम का स्टेट चेंज होने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड, लिखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। इसकी जरूरत आपको ज्यादातर फिजिक्स में पड़ती है, फिजिक्स वाले में पढ़ेंगे, यहाँ इक्का दुक्का क्वेश्चन में आएगा, लेकिन आएगा इसलिए लिखवा रहा हूं। लेटेंट हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लेटेंट हीट कैपेसिटी के लिए लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to change the state of a system, amount of energy required to change the state of a system, to change the state of a system। किसी सिस्टम का स्टेट चेंज होने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्या कहलाएगी बेटा लोग, लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए बेटा, Q इज इक्वल टू ml, ये फॉर्मूला होता है, L यहाँ लेटेंट हीट कैपेसिटी। वो तो कैसी 100 डिग्री तक बढ़ेगी, तुम 100 ml पानी लो चाहे 5 लीटर पानी लो, वो भी सब 100 तक बढ़ के उसके बाद में वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। क्या हो गया, एक्सटेंसिव कैसे, इंटेंसिव हो, ठीक है। अब इतने तक ही इसका काम था बेटा। अब हम आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेरिवेशन पे, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, चाहे वो स्कूल लेवल की बात करें आप, चाहे वो कंपटीशन लेवल की बात करें। और सुनिए बेटा, ये थोड़ा तरीका बदलेंगे हम इसके डेरिवेशंस का, एक ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जितने डेरिवेशन है सब एक साथ करेंगे, ताकि ये चीजें आपको क्लियर रहे कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेरिवेशन सब एक साथ आ रही। आप बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या आया था, क्या आया था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। बोलो बच्चे, इसका मैं फर्स्ट डेरिवेशन करने जा रहा हूं, जरा समझो इसको। अब एकदम बिल्कुल भी बात ना करें, लास्ट कंटेंट पढ़ा रहा हूं, इसके बाद छोड़ ही रहा हूं, तो थोड़ा 10-15 मिनट टाइम दीजिए, 10 मिनट का, ये चीजें क्लियर कर लीजिए आप, तो थोड़ा फिक्स रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जितने भी इस तरीके के चार्ट वाइज बनाऊंगा मैं कि 1 से 4-5 कैलकुलेशन निकल रहे हैं, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ 4 ही, सिर्फ ओनली 4 चार्ट्स बनवाता हूं मैं, सिर्फ वो 4 चार्ट आपके दिमाग में है तो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में कहीं फंसेंगे नहीं। पढ़ाने के लिए तो कंटेंट है ही, उतना तो पढ़ना ही है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना होगा। ये पहला चार्ट आ रहा है आपके सामने, फर्स्ट देखो समझो। अगर मैं डेल्टा U Q प्लस W लिखूं बेटा, इसको मैं डेराइव करूं, फर्स्ट डेरिवेशन इसका, ये डेरिवेशन आपको स्कूल लेवल पे ही पूछता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूं, क्या मैं इसको डेल्टा U प्लस Q प्लस W, जो मेरे पास इक्वेशन है, क्या ये Q जो है ये एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा कि नहीं। मैं किसी सिस्टम को एनर्जी दिया है, Q दिया है, तो क्या वो Q एनर्जी एट कांस्टेंट हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम है। तो भाई उस समय प्रेशर तो मॉनिटर किया नहीं हमने, तो प्रेशर फिक्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सिस्टम है, उसी को हमने Q एनर्जी दे दी, तो क्या ये एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा कि नहीं होगा। अगर हमने इसको एनर्जी दी है तो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये जो Q है QP, क्या मैं इसको डेल्टा H लिख सकता हूं कि नहीं, बोल भाई। जो QP है क्या तुम इसको डेल्टा H लिख सकते हो, अरे अभी बताया बेटा। तो इसको मैं आगे बढ़ रहा हूं लेके, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस W। अब ये तो QP को हमने डेल्टा H में बदल दिया, अब इस W की बात करो। आपने पढ़ा W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V होता है, तो क्या मैं इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे कुछ कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V, लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बन गया यहां पर हमारे पास कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। छापो इसे। डन।
सेकेंड डेरिवेशन बेटा लो, रुकिए रुकिए लिख लीजिएगा, रुकिए। अभी हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये इक्वेशन निकाला हमने, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बेटा ध्यान दो, समझो इसको। आपको पता है ये चीज कि मैं डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच होता है एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी की जगह में डेल्टा एच लिखा है, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं एनसीपी डेल्टा टी? अभी पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले आपको, लिख सकता हूं कि नहीं? और देखो डेल्टा यू, ये डेल्टा यू की जगह क्या लिख सकता हूं, एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एनसीवी डेल्टा टी? बोल बेटे। और तीसरा एक और डेरिवेशन है, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है इफ आई एम टेकिंग डेल्टा बोथ साइड्स, डेल्टा बोले तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों साइड, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, तो दिक्कत लगे बोलिएगा, इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ये क्या लिखा कुछ समझ में आया? जैसे आपको पता है कि अगर कहीं पर मैं dx y लिखूं, dx y by dt, क्या लिखते हो आप? x को पहले एक को कांस्टेंट लेते हो, फिर dy by dt होगा, और फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो एडिटिव रूल लगेगा, प्लस आएगा, प्लस करके x को पहले फिक्स किया, फिर y को फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू dx by dt होगा। ऐसा लिखते हैं आपकी नहीं लिखते हैं बताइए? बस यही रूल मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, d के जगह डेल्टा लिया है, डजंट मैटर, d के जगह क्या लिया, तो अगर मैं डिफरेंशियल फैक्टर लूं d डिफरेंशियल फैक्टर ऑफ p भी, तो क्या लिखूंगा pdv प्लस vdp। अच्छा इधर की तरफ n भी फिक्स है, r भी फिक्स है, तो t ही तो डेल्टा में जाएगा, तो मैं p डेल्टा v डेल्टा p nr डेल्टा t लिख सकता हूं। अच्छा ये जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो फर्स्ट लॉ का, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, क्योंकि q को हमने डेल्टा h लिया है, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, ये डेल्टा p की वैल्यू 0 हो गई, बोल बेटे। और अगर डेल्टा p की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा ये पूरा वैल्यू क्या आएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी p डेल्टा v इज इक्वल टू एन आर डेल्टा, आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ये तीनों वैल्यू उठा के वहां रख देना। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। पुटिंग दिस 3 1 2 3 इन दिस इक्वेशन, देखो क्या मिलता है। डेल्टा h की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा लो, NCP डेल्टा टी, समझोगे बात को? एंड ये डायरेक्ट पूछता है आपसे, स्कूल लेवल पे बहुत बार पूछा हुआ है, देखा है पेपर में बच्चों के, कि रिलेट CP CV एंड R, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल लेवल के लिए, और ये रिलेशन डायरेक्ट यूज करोगे आप कॉम्पिटिशन लेवल के लिए। तो NCP डेल्टा टी इज इक्वल टू, वहां तुम्हें डेराइव करना है, तो डेरिवेशन के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा इसको यहाँ से डेल्टा एच से, तो सारे इक्वेशन को डेरिवेशन जब आएगी ना फर्स्ट लॉ वाली, तो आप फर्स्ट लॉ से ही स्टार्ट करना बेटा, मार्क्स कटने के चांस 0 हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करना। तो एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू को क्या लिखूंगा मैं, एनसीबी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा बी की जगह क्या लिखूंगा बेटा, क्या कर एन डेल्टा टी कॉमन लेके भगा दे, एन डेल्टा टी कॉमन लिया, कट गया सब में से, समझ रहे हैं ना? क्या बचा, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। अरे टी तो काट दिया था बेटे, एक और फॉर्मूला फर्स्ट लॉ से आ गया, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर क्या है, गैस कांस्टेंट। अब यहां क्या था, ये प्रोसेस लिया था हमने, बोलूं आगे, रुकिए थोड़ी देर रुकिए। यहां क्या था कि हमने एक प्रोसेस लिया था जहां पर नंबर ऑफ मोल्स को हम नहीं बदल रहे थे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स n फिक्स है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को बदलने लगता तो यहां क्या होता, एन आर डेल्टा टी और प्लस में आर टी डेल्टा एन, ऐसे लिखते, नहीं समझ में आ रही बात? तो यहां n फिक्स है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन तुम स्टार्ट करो, प्रोसेस करो, क्या नंबर ऑफ मोल फिक्स होता है? नाइट्रोजन से मिला के हाइड्रोजन को अमोनिया बनाओ, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, 4। सब कहां हो, कहां देख रहे हो सब, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। देखो अगर मान लो मैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिला के अमोनिया बनाता हूं, बैलेंस करूं, तो इधर 2NH3 और यहाँ 3H2 होगा, बता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 4 है कि नहीं है? अरे 1 मोल इसका, 3 मोल इसका, 4 मोल नहीं होगा टोटल, और बता प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2।
तो देख रहे हो कि 4 मोल से 2 मोल हो गया। अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन में बात करूंगा तो नंबर ऑफ मोल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो वहीं से डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन नंबर 3 इसके लिए डेरिवेशन नंबर 3 इसी से डिराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन नंबर 3 देखोगे जरा समझोगे। फॉर्मूला मेरे पास है, पहले समझ लो, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग दो यहां, समझो। यहां इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना बेटा? मैं इस PV इक्वल टू nRT को थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं, इसको हटा दूं। PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन था मेरे पास। लेकिन अगर कोई रिएक्शन प्रोसेस करें फॉर अ रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन बेटा एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होगा फॉर अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में देखूं तो इट प्रोसीड्स एट कांस्टेंट T एंड P। बेटा जो मैं बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें दिक्कत लगे बोलिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लास में अगर आप अच्छे से सुने तो क्लियर हो जाते हैं। ये हमेशा प्रोसीड करेगा बेटा एक कांस्टेंट T एंड P। मान ले कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलें तो एक कांस्टेंट, एक फिक्स कोई भी रिएक्शन करें आप तो उसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। और मैक्सिमम रिएक्शन अलग बात है कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो जाते हैं, तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर भी तो एक फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर है भाई। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई रिएक्शन चलती है, मतलब प्रेशर हो गया कांस्टेंट, साथ साथ टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। तो जब प्रेशर हो गया कांस्टेंट और टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट तो बदलेगा क्या? लेकिन रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज चेंज, नंबर ऑफ मोल्स इज आर चेंज। नंबर ऑफ मोल बदलेगा कि नहीं? एग्जांपल में देख लो, आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बना दिया जी, नंबर ऑफ मोल बदल गया कि नहीं? कोई भी रिएक्शन उठा के देखो आप, बहुत कम होंगे जहां चेंज कम मिलेगा। H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, H2O बना रहे हैं स्वाद देके, वहां भी देखो अब नंबर ऑफ मोल्स बदल रहे हैं जी। H2 प्लस Cl2 2HCl नहीं बदल रहा है यहां, वहां पर नहीं बदल रहा। तो कंडीशन ये है कि रिएक्शन है तो डेल्टा एन का वैल्यू तो बदलेगा ना। तो डेल्टा एन यहां वेरिएबल है, एन यहां मतलब यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर वेरिएबल कंटेंट ये हो गया। वेरिएबल कंटेंट कौन हो गया? एन। तो अगर मैं PV इक्वल टू nRT में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूं, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूं तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू, R और T दोनों फिक्स है तो चेंज किस में होगा? N में। तो ये हो जाएगा RT डेल्टा N, और इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा NG ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। G लिखा है, G फॉर गैसेस, G फॉर, क्योंकि आप यूज कर रहे हो गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू nRT कैसा है? गैस इक्वेशन है बेटा, इसलिए ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। और बताओ, रिएक्शन है तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों फिक्स, तो आप बताइए ये प्रेशर हो गया फिक्स तो डेल्टा P 0, मतलब मैं P डेल्टा V के जगह क्या लिखूंगा? क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा NG RT? बोलो। तो अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर दूं मैं तो डेल्टा P डेल्टा V के जगह लिखूंगा डेल्टा NG। बढ़ाते हैं इसको आगे, देखो इक्वेशन आ गया आपके पास, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के जगह क्या लिखोगे? डेल्टा NG RT। ये एक तीसरा इक्वेशन आया आपके पास जब एक रिएक्शन के लिए आप ले रहे हो, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं मैं तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। ये तीन डेरिवेशन मैंने किए यहां, ये तीनों के तीनों फर्स्ट लॉ से ही आ रहे हैं बेटा, तीनों डेरिवेशन फर्स्ट लॉ से। वो भी रिलेशन आपसे पूछता है स्कूल लेवल पे, आगे तो काम है ही, सीधे दे देता है कि डिराइव दिस रिलेशन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। CP/CBr का रिलेशन एस्टेब्लिश करो, तो एस्टेब्लिशमेंट ये हो गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वो इक्वेशन आया हमारे पास। चीजें क्लियर हो रही हैं?